तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, अर्थात इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को एक रणनीति के तहत एक इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप पड़े रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको मेरे द्वारा खुद की हैंडराइटिंग का लिखा हुआ, मैं अपनी खुद की हैंडराइटिंग का लिखा हुआ नोट्स आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। एक तरफ आप थियरी पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन मिलता है, और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है, और जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपना आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे, सारे अलग अलग बैच हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई का बैच आपको मिल जाएगा। बिहार में आपको सेट और बिट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए और उत्तराखंड में एलटी के अलग अलग बैच मिल जाएंगे। यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी-एस-एस-बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस, और इसके अतिरिक्त जहां भी इकोनॉमिक्स के एक पेपर होते हैं टीचिंग से संबंधित, सारे बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के स्वतः एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। आज का सेशन थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, थोड़ा ईमानदारी से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके इकोनॉमिक्स की समझ को जरूर विकसित करेगा अगर जो शुरू से लेकर के अंत तक इस पूरे सेशन को देखेंगे, क्योंकि आज के सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो बिल्कुल ठीक है, रूपा जी, लक्ष्मी जी, प्रभाकर जी, अक्षय जी, अंशमाला जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए जो लोग भी चैनल पे जुड़े हैं। और पहला प्रश्न अब आप लोगों के सामने ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति ज्यादातर किस तरीके की होती है। ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी होती है, बेसिकली आपको बताना है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। तो देखिए, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब ये होता है ना कि आप एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है।
और इस प्रकार की बेरोजगारी जो देखने को मिलती है वो शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है। इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी, जैसे अगर जो राज्य की बात करें तो केरल की बात करें तो सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पे है? केरल में। मतलब आप शिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा है, आप प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको कार्य नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे और अमूमन ये शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर जो हम लोग मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो ये मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण इलाके में देखने को मिलता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है, यानी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो वो बाढ़ में डूब जाते हैं। जैसे बिहार में हम पश्चिमी चंपारण की बात करें, या आप लोग को पता होगा कि बिहार में कोसी नदी है, तो कोसी नदी अमूमन क्या होता है कि उफान पे रहती है, कब? बरसात के समय में। तो उस समय वहाँ के किसान जो होते हैं वो अपनी भूमि पे किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, अर्थात वो वर्ष के 6 महीने तो वर्ष के 6 महीने वो गेहूं का तो उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन चावल को जब उत्पादित करने का समय आता है तो यहाँ पे क्या होता है, इनके क्षेत्र या भूमि पूरी तरीके से जलमग्न होती है। तो ऐसी स्थिति में 6 महीने ये लोग बेरोजगार होते हैं, और 6 महीने जब पानी ठीक रहता है, मतलब उतना ज्यादा पानी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो 6 महीने के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो जब देखते हैं कि जब बरसात का दिन आता है तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो जल से जलमग्न हो जाते हैं, तो वहाँ की जो स्थानीय किसान होते हैं वो उस भूमि पे कृषि नहीं कर पाते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो मौसम के कारण जब बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो मौसमी बेरोजगारी कही जाती है, और ये ग्रामीण इलाके में देखने को मिलता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी ग्रामीण इलाकों में ही देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है, जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी बोलते हैं, या छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, या अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ श्रमिकों के उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ता है, अर्थात कुछ श्रमिकों की उत्पादन क्षमता जो होती है वो शून्य होती है, अर्थात उनका उत्पादन में लगे रहने और उत्पादन में ना लगे रहने पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये भी ग्रामीण इलाके में ही देखने को मिलती है, और ये क्या होता है, इसमें अत्यधिक श्रम बल मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर 2 और 3 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गिनी गुणांक की अगर जो हम लोग बात करें तो गिनी गुणांक और लारेंज वक्र, ठीक है ना, गिनी गुणांक व लारेंज वक्र, गिनी गुणांक व लारेंज वक्र, ये क्या होता है कि आय में असमानता मापने की विधियां हैं। तो भारत में अगर जो आय की असमानता मापनी है तो इसके लिए दो विधियां हो सकती हैं। पहला तो हम भारत में आय की विषमता गिनी गुणांक से माप सकते हैं, या हम लारेंज वक्र के माध्यम से आय विषमता को माप सकते हैं। गिनी, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, आसान सा प्रश्न है। अगला, गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है भाई? गरीबी का अंतर दर्शाता है, गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है बताइए? ठीक है, गरीबी का अंतर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो देखिए, हाँ क्या बोल रहे हैं, इजी सी बात है, गरीबी का अंतर क्या दिखाता है? ठीक है, तो गरीबी का अंतर यही तो दिखाता है ना कि गरीब और अमीर के बीच की जो आय की डिफरेंस होती है वो ह्यूज होती है, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की जो खाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और गरीब और अमीर के बीच खाई ज्यादा क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि दोनों के आय में भिन्नता पाई जाती है। तो गरीबी रेखा और उससे नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि ये व्यक्ति गरीबी रेखा में आता है,
या ये व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे के स्तर में आता है। तो ये किस आधार पे हम आकलित करते हैं? उस व्यक्ति की आय के आधार पे आकलित करते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच के अंतर से। अगला प्रश्न कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों का सही क्रम में आप चुनाव करिए। ठीक है, मतलब गरीबी रेखा से संबंधित ये अलग अलग समितियां अलग अलग समय में बनी थी। इन समितियों को उनके स्तन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अब बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता होगा कि सर जी ये समितियां क्यों गठित की गई। तो देखिए भैया, जो अनुभवी व्यक्ति होता है ना, या जो हमारे न्यायाधीश, जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, या जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो उनको सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे उनसे कहा जाता है कि देखिए आप एक कमेटी बना लीजिए, उसके आप अध्यक्ष बन जाइए और आप हमें ये बताइए कि भारत में गरीबी को किस तरीके से इरिडिकेट किया जा सकता है, गरीबी को भारत से किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। इसी के लिए ये समितियां बनी और ये समितियां फिर सरकार को अपना सुझाव देती है कि भैया आप ऐसा ऐसा काम करिए तो गरीबी हट जाएगा। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध नहीं है कि ये समिति जो कहेगी वो सरकार लागू ही करेगा। लेकिन अधिकतर केसेस में देखने को मिलता है कि इस समिति के सुझाव को सरकार जरूर मानती है। तो चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए, अलग समिति की अगर जो बात करें तो ये 1979 में अलग समिति आया। उसके बाद लकड़वारा समिति की बात करें तो ये कब आया? 1993 में लकड़वारा समिति। तेंदुलकर समिति की बात करें तो ये कब प्रकाश में आया? ये आया 2009 में तेंदुलकर समिति। और सी रंगराजन की बात करें तो ये समिति कब प्रकाश में आई? 2012 में आई। कब आई? 2012 में। तो चलिए सुमेलित कर लीजिए। तो जितने लोग भी बोलेंगे 3, 1, 2, 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जितनी भी समितियां हैं वो सब के सब गरीबी से संबंधित हैं। अर्थात सरकार ने इन समितियों का गठन इसलिए किया क्योंकि ये समिति सरकार को ये सुझाव दे कि भारत में किस तरीके से गरीबी रेखा का समाप्ति किया जा सकता है, जिसमें लकड़वारा समिति 1993, अलग समिति 1979, तेंदुलकर समिति 2009, सी रंगराजन समिति 2012। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित में से किसने 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। और कोई बी बोल रहे हैं? बी के अलावा कोई और है? तो बॉम्बे प्लान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो बॉम्बे प्लान लाया गया था वो कब लाया गया था? तो बॉम्बे प्लान लाया गया था 1944 में। और बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था? तो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार जो है औद्योगिक और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए कुछ बड़े कदम उठाए ताकि औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों का विकास हो। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कमा रहा है तो क्या है? वो गरीब नहीं है। इसका सुझाव किसने दिया था? बॉम्बे प्लान ने दिया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? अभी तो हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे ना, तो इसमें कौन सी है? एक ही है, तेंदुलकर समिति, जो कब गठित हुई थी? 2009 में गठित हुई थी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है। भारत में कौन सा गरीबी का कारण नहीं है, बेसिकली आपको ये बताना है। आज का सेशन एक दो बार जरूर अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत प्रश्न यहाँ से पेपर में बनते हैं, है ना। तो थोड़ा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न को करिएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है। अब इस प्रश्न को भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अब आप अगर जो गलत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये तो आसान सा प्रश्न है ना, गरीबी क्यों है, भारत में लोग गरीब क्यों हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी लोगों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीनता है लोगों के पास, इसलिए लोग गरीब है। फिर आप कह सकते हैं कि सर जी लोग बेरोजगार हैं इसलिए गरीब हैं। फिर आप कह सकते हैं कि सर जी परिवार का आकार बड़ा है इसलिए लोगों की निवेश क्षमता कम है, इसलिए लोग गरीब हैं। फिर आप कह सकते हैं कि सर जी भारत में निरक्षरता ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे गरीबी है। फिर आप कह सकते हैं कि भारत में कुपोषण ज़्यादा है इसलिए भारत में गरीबी है। फिर आप कह सकते हैं कि भारत में बाल श्रम का उपयोग किया जाता है इसलिए भी भारत क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि भूमि का असमान वितरण। ठीक है ना, गरीबी का ये कारण नहीं है कि लोगों के पास भूमि का असमान वितरण है, मतलब किसी के पास छोटा भूमि है किसी के पास बड़ा भूमि है, ये गरीबी का कारण नहीं हो सकता है। भूमिहीनता गरीबी का कारण हो सकती है लेकिन भूखंड जो है ये गरीबी का कारण नहीं हो सकता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा का न्यूनतम प्राप्त क्या है। विश्व बैंक ने क्या कहा, विश्व बैंक ने क्या कहा कि अगर जो एक व्यक्ति एक दिन में कितना डॉलर प्राप्त कर ले कि उसे गरीब नहीं माना जाए। ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा की न्यूनतम प्राप्यता क्या थी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ठीक है बी बोल रहे हैं, और कोई, ठीक है और कोई। एक सेकेंड, इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई। इस प्रश्न में ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का पलायन, ये प्रत्यक्ष रूप से, ये उत्तर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है। तो गरीबी का कारण ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रामीण एरिया से लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाँ, तो इस प्रश्न की बात करें, हाँ क्या बोल रहे हैं सर, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, $2, $2 उत्तर नहीं आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या उत्तर आ रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि $2। ठीक है, तो अगर जो हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास $2 मुद्रा है, ठीक है, $2 वो अर्जित कर पा रहा है, $2, तो उसे हम गरीब नहीं कहा जाए, हम गरीब नहीं कहेंगे। जबकि भारतीय आंकड़े की बात करें तो भारत क्या कहता है कि भारत कहता है कि अगर जो आप 2100 कैलोरी शहरों में 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और आप शहर में हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और 2400 कैलोरी अगर जो आप ग्रामीण एरिया में कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। लेकिन विश्व बैंक ने क्या कहा कि अगर जो $2 आपकी आय हो रही है तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, $2 कितने में, साल भर में नहीं, प्रतिदिन,
प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। अर्थात विश्व बैंक ने ये कहा कि अगर जो कोई व्यक्ति $2 मतलब इस समय डॉलर कितना है, आप मान के चलिए 84 रुपए है ना, तो 84 दूना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 रुपीज दिन भर में अगर जो आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, ये विश्व बैंक कहता है। अगला प्रश्न कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। चलिए भाई, बिहार से भी प्रश्न एक आ गया, बताइए इसको, इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है ये प्रश्न कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। उस समय जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, MMUI की, और इसके अंतर्गत उन्होंने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और दीदी की रसोई, इन योजनाओं का इसकी उन्होंने क्या की, शुरुआत की। 2 मेडिकल कॉलेज खोले उन्होंने, उसके बाद एक योजना चलाई दीदी की रसोई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अस्पताल का शुभारंभ किया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन शुरू किया गया। भारत में पहले मतलब आजादी के बाद सर्वप्रथम गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, बेसिकली आपको ये बताना है। सभी लोग यार वीडियो को लाइक शेयर कर दो ना, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आज बहुत मजा आएगा, बशर्ते थोड़ा मेहनत से पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर तो भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, तो ये चलाया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब की गई थी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो भारत के पहले चरण में गरीबी उन्मूलन के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और छठी योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 में इसकी शुरुआत की गई। कब, 2 अक्टूबर 1980 में इसकी शुरुआत की गई और ये गरीबी उन्मूलन की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाद में चल करके क्या कर दिया गया, इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पुनर्गठित कर दिया गया। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई। अभी तो देखा गया है ना इस प्रश्न को, अभी तो देखा गया है ना, जीविका। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विश्व बैंक की सहायता से आजीविका योजना की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य राज्य में गरीबी उन्मूलन करना था। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि भारत में पहले चरण में, अच्छा ये तो हो गया। अगला लाहरी समिति का संबंध किससे है, लाहरी समिति का संबंध किससे है, लाहरी समिति का संबंध किससे है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। ठीक है,
ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लहरी समिति का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी खाने के तेल के मूल्य की संरचना बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो लहरी समिति का जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था, और इस समिति का संबंध किससे है? खाने के तेल की मूल्य की संरचना से। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें यह सुझाव दिया गया कि किस तरीके से खाद्य तेल की आपूर्ति बढ़ाई जाए, किस तरीके से मांग के अनुसार खाद्य तेलों की आपूर्ति कराई जाए और इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, थोड़ा सा 1 सेकेंड एडजस्ट करना होगा। सभी लोग यार लाइक शेयर करते रहा करिए वीडियो को, बहुत मजा आएगा। बशर्ते ईमानदारी से धैर्य से देखिए, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। चलिए क्या उत्तर आएगा भाई? खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है भाई? खाद्य सुरक्षा, भारत सरकार खाद्य सुरक्षा देती है ना अपने नागरिकों को। ठीक है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत देखते हैं ना कि सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या कर रहे हैं कि चावल और गेहूं दे रहे हैं। तो सरकार ऐसा क्यों करती है? कोई भी सरकार आएगी तो वो गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। क्यों खाद्यान्न उपलब्ध कराती है सरकार गरीबों को? इसलिए उपलब्ध कराती है क्योंकि ये लोग बाजार कीमत पर गेहूं और चावल को खरीदने में असमर्थ हैं, इसलिए इन्हें न्यूनतम कीमत पे गेहूं और चावल सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ताकि ये लोग क्या कर सकें? आसानी से अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सकें। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ था? एक प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था कि खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। और खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य। ठीक है, अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन जोत का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है? इसमें से कौन सा ऐसा जोत है जो भारत में सर्वाधिक है? अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए एक बार अगर जो आप थियरी को पढ़ लेंगे ना, तो फिर ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अगर जो थियरी आपको नहीं पता है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये प्रश्न क्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जानना होगा कि सीमांत जोत क्या होता है, मध्यम जोत क्या होता है, छोटी जोत क्या होता है और बड़ी जोत क्या होती है। तो देखिए, अगर जो हम जोत के आधार पे भूखंड का विभाजन करें, तो जोत के आधार पे भूखंड का अगर जो विभाजन करें तो 5 प्रकार के भूखंड देखने को मिलते हैं। जोत के आधार पे 5 प्रकार के भूखंड आपको देखते हैं। सीमांत जोत, सीमांत जोत ऐसा जोत होता है, सीमांत जोत ऐसा जोत होता है जो 1 हेक्टेयर से कम होता है, या 1 हेक्टेयर से कम की जोत को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत जोत बोलते हैं। 1 हेक्टेयर से कम, मतलब अगर जो आपके पास कोई ऐसा प्लाट है या कोई ऐसी भूमि है जो 1 हेक्टेयर से कम है और जिस पे आप खेती कर रहे हैं, उसे हम लोग सीमांत भूमि या सीमांत जोत बोलेंगे। अब बात करें छोटी जोत। ठीक है, एक होता है सीमांत जोत, दूसरा होता है, इसके बाद आता है छोटी जोत। तो छोटी जोत का मतलब ये होता है कि आपकी जो आपकी भूमि है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए। मध्यम जोत की अगर जो बात करें, तो मध्यम जोत का मतलब होता है कि ये जो 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में है। तो अगर जो कोई भूमि जिसका आकार 4 से 10 हेक्टेयर का है, तो ऐसी स्थिति में उसे मध्यम जोत बोला जाएगा। और इसमें एक 5वां होता है अर्ध मध्यम जोत, लिख लीजिए कॉपी पेन हो तो। अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत। तो अर्ध मध्यम जोत का मतलब ये होता है
कि भूमि की जो भूमि जो होगा या जो जोत होगा वो कितने से कितने हेक्टेयर के बीच में होगा, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, 2 से 4 हेक्टेयर। और बड़ी जोत क्या होती है, तो बड़ी जोत ऐसी जोत होती है जिसकी लेंथ 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, ठीक है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, ठीक है ना। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो जोत है वो कौन सा है, सीमांत जोत है। और अगर जो हम लोग बात करेंगे 2015-16 की डाटा के अनुसार, तो लगभग कुल भूखंड का 85% हमारे देश में सीमांत जोत है। तो याद रखिएगा, सीमांत जोत ऐसे जोत होते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं, ठीक है। मध्यम जोत अर्ध मध्यम जोत ऐसे जोत होते हैं जो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच के होते हैं। मध्यम जोत ऐसे जोत होते हैं जो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में आते हैं। छोटी जोत ऐसी जोत होती है जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में आती है। और बड़ी जोत ऐसी जोत होती है जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा की होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। तो भूखंड के आधार पे या जोत के आधार पे भूमि को 5 भागों में हम डिवाइड करते हैं। लिख लीजिएगा, काफी पेन होगा तो लिख लीजिएगा। बफर स्टॉक का तात्पर्य क्या है, ये सुपर स्टार प्रश्न है, पूछा जाता है हर जगह। बफर स्टॉक क्या होता है, सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। शशि पाल जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, नौशाद अली जी, एमजी जी, लक्ष्मी जी, प्रिया ठाकुर जी, नुपुर कुमारी जी, सुमन कुमारी जी, अक्षय जी, संजय कुमार जी, नौशाद अली जी, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, आपकी क्लास है तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है लाइक और शेयर करने का। बफर स्टॉक की जो अवधारणा है ये किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो ये आई थी, कब आई थी ये, 1969 से 1974 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में बफर स्टॉक, हाँ क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कितना गलत कर रहे हो भाई, कितना गलत कर रहे हो आप लोग, कितना गलत कर रहे हैं, ये सब सी बोल रहे हैं, ये जितने भी बोल रहे हैं वो सब सी बोल रहे हैं। अरे भाई बफर स्टॉक के अंतर्गत सरकार क्या करती है बताइए, ठीक है। तो जो सरकार है ना वो चावल गेहूं सरकार द्वारा एफसीआई के माध्यम से खरीदती है ताकि भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। या सरकार चावल और गेहूं इसलिए खरीदती है ताकि भविष्य में चल करके अगर तो हमारे पास खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है, जैसे कि सूखा पड़ता है या चाहे बाढ़ आता है, तो ऐसी स्थिति में हम इन खाद्यान्नों का प्रयोग कर सकें और इस संकट से हम लोग निकल सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये सार्वजनिक वितरण को क्या करता है, सरल बनाने का कार्य करता है। तो बफर स्टॉक का तात्पर्य है चावल और गेहूं सरकार द्वारा एफसीआई के माध्यम से खरीदा जाता है ताकि संकटकालीन स्थिति में इनका हम उपयोग कर सके और खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित कर सकें। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में कम ग्रामीण आय का कारण है, जो ग्रामीण एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी आय क्यों कम है, बेसिकली आपको यही बताना है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में कम ग्रामीण आय का कारण है, तो इजी सी बात है भैया, लोगों के पास कम पैसा क्यों है, गांवों में लोगों के पास पैसा कम क्यों है, क्योंकि लोगों की आय कम है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत कम पैसा है। तो जब लोगों की आय कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो निवेश कम करेंगे, क्या करेंगे, निवेश कम करेंगे, ठीक है ना। गांव के लोगों को अगर जो 1000 रुपये लगे और खेत में पंपिंग सेट से पानी चलाना पड़े, तो बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि 1000 रुपये की व्यवस्था नहीं कर पाते, ठीक है। आप अगर जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे तो इस बात को समझते होंगे।
तो जब लोगों की आय कम होगी तो लोग निवेश कम करेंगे, तो कृषि में कम निवेश है, ये तो बात ठीक है। प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत है, बिल्कुल ठीक है। मार्केट में आप कद्दू खरीदने जाते हैं, कोहड़ा, ठीक है आप मार्केट में लौकी खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं एक समय ऐसा आता है ना, हर वर्ष आता है, ये कभी ऐसा नहीं है कि एक ही बार है, हर साल आता है। कद्दू आपको 5 रुपया किलो, 10 रुपया किलो मिलता है। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ प्रयागराज में, तो प्रयागराज में तो कद्दू 10 रुपया पर केजी मिल जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत होती है, अर्थात अगर जो किसान कद्दू का उत्पादन करता भी है और मार्केट में जब इसे बेचने आता है तो उसे बहुत ही कम कीमत मिलती है। तो जब जब किसानों की आय कम होती है तो निवेश कम होता है, निवेश कम होता है तो फिर क्या होगा, उसे कम लाभ मिलेगा, और कम लाभ मिलेगा तो उसकी आय क्या रहेगी, कम ही रहेगी, अर्थात वो गरीबी की कुचक्र में फंसा रहेगा। और थोड़ा बहुत जो उत्पादन भी करेगा तो जो प्राथमिक उत्पाद होंगे उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी ए और बी दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्या सही है बताइए, क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए बी सी काफी विविधता आ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1988 में हुई थी। अगस्त 1998 में हुई थी, 88 नहीं, 1998 में हुई थी। और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिंह साहब, यशवंत सिंह साहब, ठीक है। तो यशवंत सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि किसानों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से दिए ऋण को आसान बनाया जाए, अर्थात जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या जो वाणिज्यिक बैंक है या जो सहकारी बैंक है, ये किसानों को आसानी से ऋण दे सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो होती है वो 88 में नहीं होती है, 1998 में होती है, ठीक है। सॉरी 1998 में होती है, 1998 में होती है, 1998 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। केवल वाणिज्यिक बैंक ही इससे लागू कर सकते हैं, नहीं भैया, वाणिज्यिक बैंक ही लागू नहीं कर सकते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक, भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तीनों इसको क्या कर सकते हैं कि लागू कर सकते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि ना ही ए और ना ही बी, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और इसके अंतर्गत एक किसान अगर जो क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है ना, एक किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है तो वो खेत में जब बीज बोने जाएगा या खाद खरीदने जाएगा या उर्वरक या कीटनाशक खरीदने जाएगा, तो उसके लिए जब उसको पैसे की जरूरत होगी ना, तो उसे 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। 3 लाख रुपए का उसे क्या किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, जिसका ब्याज दर 6 माह तक केवल 4% होगा और एक वर्ष में इसकी ब्याज दर 7% हो जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, थोड़ा आराम से करिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई, चलिए ऑप्शन नंबर कि लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। अब जैसे देखिए, अगर जो आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अर्थात थियरी को समझते हैं ना, तो ये बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न है। लेकिन अगर जो आप थियरी नहीं समझते हैं तो इस प्रश्न में आपको कोई क्लू मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि यार थियरी पढ़ा करो। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये, कोई बहुत इतना फीस नहीं है। मैं आप लोगों को कम से कम 230 या 40 क्लास देता हूँ, प्रत्येक क्लास 1-1 घंटे की होती है। उसमें कंप्लीट आपको नोट्स भी देता हूँ, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, करंट भी दिए जा रहे हैं।
सारी क्लासेज को देखते रहिए, अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको क्लासेज वहाँ पे हो रही है, लाइव क्लासेज होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। तो कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट नोट्स, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे तो आप हमें किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए। और जो भी स्टूडेंट किसी को भी एप्लीकेशन पे किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जरूर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लिया करिए, जरूर कर लिया करिए। अगर जो आप मैसेज कर रहे हैं किसी कारणवश मैसेज नहीं रिसीव हुआ तो आप मुझे कॉल जरूर कर लिया करिए, तब तक करिए जब तक आपकी समस्या दूर ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आई होप कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया गया? तो देखिए ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता, जैसे आप देखते हैं ना कि झारखंड में जा करके बहुत सारी कंपनियों ने निवेश किया और उत्तर प्रदेश में और बिहार में कोई नहीं आता है। इसका कारण क्या है कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो झारखंड राज्य जो है वहाँ पे लोहा भी है, इस्पात भी है, वहाँ पे कोयला भी है, वहाँ पे अभ्रक भी है। तो जब प्राकृतिक संसाधन आप जिस क्षेत्र में ज्यादा होंगे उस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में उद्योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके के कच्चे माल जो हैं वो आपको देखने को मिलते ही नहीं है। ठीक है, आप झारखंड में जाएंगे तो आपको अभ्रक के पहाड़ दिखेंगे, आपको कोयला मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन यूपी बिहार में क्या होगा, इतने बड़े पैमाने पे नहीं मिलता है, इसीलिए कंपनियां यहाँ पे निवेश करने नहीं आती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ठीक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? कब हुई भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं और कोई? ठीक है, सब हवा में लगा रहे हैं, सब हवा में पीछे पीछे जा रहे हैं कि उन्हें ऊपर वाले बी बोले तो हम भी बी बोलेंगे। अच्छा चलिए सबका उत्तर देखते हैं, बी वाले कितने हैं, कौन कौन बी है? दीपमाला पाल जी हैं, नूपुर जी हैं, कुमारी सुंदरी जी हैं, एम जी, साहिद जी, पुष्पा शर्मा जी, सब बी कर रहे हैं, सब बी कर रहे हैं। तो जितने भी बी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 1997 में होती है और ये जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा 1996-97 में इसकी शुरुआत की गई। और इसके तहत सिंचाई परियोजनाओं में इसका उद्देश्य क्या था? त्वरित सिंचाई कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे पहले तो ये जानिए कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा 1996-97 में की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाई जाए, पहले से चल रही सिंचाई योजनाओं को और सुदृढ़ किया जाए ताकि किसानों को सिंचाई सुविधाएं आसानी से मिल जाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष आरंभ हुआ? अभी तो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, ठीक है, ठीक है।
और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस समिति के आधार पे हुई थी? तो याद रखिएगा, आर.बी. गुप्ता समिति, आर.बी. गुप्ता समिति, आर.बी. गुप्ता समिति, आर.बी. गुप्ता समिति बनाई गई थी और इसी के आधार पे किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति की शुरुआत जो होती है वो 1998 में होती है और इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को ऋण देंगी। ठीक है, किसानों को ऋण देंगी और किसानों को वो ऋण किस तरीके से देंगी, किस तरीके से देंगी, ब्याज की दर क्या होगी, कमेंट करके बताइए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, ब्याज की दर बताइए। अगला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? ऑपरेशन फ्लड, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1970 में इसकी शुरुआत होती है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब होती है? 1970 में होती है। ठीक है, और यह कार्यक्रम जो है वह डेयरी उद्योग होते हैं, डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने हेतु सहायता देने हेतु इसकी शुरुआत हुई थी। अर्थात जो लोग डेयरी लगाना चाहते हैं, डेयरी मतलब जहाँ पे दूध और दही मिलता है, उनको सरकार क्या करेगी? उनको सरकार सहायता प्रदान करेगी ताकि ये लोग क्या कर सकें? डेयरी को विकसित कर सकें और अपने स्वरोजगार को भी कमा सकें और मांग की भी पूर्ति करा सकें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए देखिए, जिसको भी कोर्स लेना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या क्लास के बाद जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हरित क्रांति की अगर जो बात करें तो इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल ठीक है। जब हरित क्रांति आया तो ऐसी स्थिति में क्या बोल रहे हैं, जब हरित क्रांति आया तो हमने देखा कि हमने उच्च क्वालिटी के बीज का प्रयोग किया, हमने गहन खेती का विकास किया, हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया, हमने रसायनों का प्रयोग किया। तो इससे हमारी कृषि की उत्पादकता में तो वृद्धि आई ही आई, ये बात तो 100% ठीक है। उसके बाद इससे कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि आई, ठीक है, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि आई और इससे क्षेत्रीय असमानता कम हुई। क्षेत्रीय असमानता कम नहीं हुई, क्षेत्रीय असमानता और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि देखिए, जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे या जो पश्चिम बंगाल के किसान थे, उनको तो लाभ मिला क्योंकि उनका भूखंड बड़ा था। लेकिन वही दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने जब कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग किया तो इसके कारण क्या हुआ कि उनके लाभ में कमी आई या उनके उत्पादकता में कमी आई, जिससे क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि देखने को मिला। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? अरे भाई, जिसको ये नहीं पता है कि एग्जाम कब है वो तैयारी कैसे करेगा? यहाँ बच्चे इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन इतना आसान नहीं है जितना मजाक बना करके आप लोग रखें। जितना मजाकिया अंदाज में आप लोग हैं उतना मजाक कंपटीशन है नहीं, है कि नहीं? पेपर देने के बाद बहुत लोग वहीं बैठ कर रोने लगते हैं, सारा मजा क्या हो जाता है, निकल जाता है। मेहनत से पढ़िए, जितना आप सोच रहे हैं कंपटीशन आसान है उतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई?
कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है सर वो प्याज और झींगा से संबंधित है। किससे संबंधित है? झींगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। झींगा देखा है आप लोगों ने? झींगा देखा है किसी ने? कुछ तो खाए भी होंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अगला, भारत की नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल क्या होता है? कोई बताएगा कि नगदी फसल क्या होता है? ये पूछ रहा है कि कौन सी नगदी फसल नहीं है, कौन सी नगदी फसल नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है, कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो नगदी फसल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो नगदी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिसके अंतर्गत किसान डायरेक्ट अपने फसलों को बाजार में बेचता है। जैसे आप मूंगफली खरीदने जाते हैं तो किसान आपको मूंगफली देता है ना, आप मूंगफली खरीदने जाते हैं तो ये क्या हो गया? ये आपका नगदी फसल हो गया। जैसे कपास हो गया, जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू, कपास, मूंगफली, ये सब नगदी फसल होते हैं। जैसे आपका गन्ना हो गया, जैसे आपका तिलहन हो गया, ये सब आपकी नगदी फसल है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नगदी फसल नहीं है? तो जौ नगदी फसल नहीं होती है। जौ जो होता है ये रबी के फसल के अंतर्गत आती है, गेहूं के साथ इसे बोया जाता है। तो जौ जो है वो रबी की फसल है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जूट, मूंगफली, कपास, ये सब नगदी फसल होते हैं, लेकिन जौ जो है ये रबी की फसल है, ये नगदी फसल नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि सीमांत राजस्व से मतलब क्या होता है? सीमांत राजस्व क्या होता है भाई? लाइक शेयर जो लोग नहीं कर रहे हो, क्या बताऊं, फ्री की शिक्षा कारगर नहीं होती है। हमारे बुजुर्ग कह के चले गए, फिर भी लाइक और शेयर आप नहीं कर रहे हो। हाँ, फिर भी लाइक शेयर आप नहीं कर रहे हो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि सीमांत राजस्व से मतलब क्या होता है? ये आगम की बात कर रहा है ना? अब वही बात है, थियरी पढ़े होंगे तो आसानी समझ पाएंगे। तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत आगम बोलते हैं, है कि नहीं? सीमांत आगम या सीमांत राजस्व का मतलब क्या हुआ? तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने पे जो कुल आगम में वृद्धि होती है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो कुल आय अर्थात कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत राजस्व कहा जाता है, या उसे ही सीमांत लागत कहा जाता है। और सीमांत लागत का फार्मूला क्या होता है? सीमांत राजस्व का फार्मूला क्या होता है? MRN इज इक्वल टू क्या होता है? TRN माइनस TRN-1, यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे कि एक और इकाई बेचने से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व ही सीमांत राजस्व कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत राजस्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत किसी फर्म का सीमांत राजस्व क्या होगा? देखिए कितना ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ये कॉन्सेप्ट अगर जो पढ़े हैं अच्छे से तब ये प्रश्न आप बहुत बढ़िया करेंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों वाली बात है, अब आपको यहाँ पे याद आना चाहिए
कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत किसी फर्म का सीमांत राजस्व होता क्या है? क्या होता है भाई बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार की प्रचलित कीमत दर क्या होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। कोई एक व्यक्तिगत फर्म उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत पर जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। सो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा? ठीक है, तो सीमांत आगम के बराबर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पे ए आर क्या होता है? ए आर जो होता है वो पी के बराबर ही तो होता है ना। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की सही पूर्व अवधारणा नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी सही पूर्व धारणा नहीं है? तो फिर वही बात होगी, बाजार आपको समझ में आना चाहिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विभेदित उत्पाद नहीं बल्कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। समरूप वस्तु, जैसे गेहूं की मंडी है तो गेहूं की मंडी में जाएंगे तो गेहूं क्या होता है? सब एक ही जैसे तो होता है, रंग में, रूप में। अगला कि ब्याज निर्धारित करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्री किन कारकों पे विचार करते हैं? अभी कल ही या परसों, 1 या 2 दिन पहले मैं इस बात को एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था। आधुनिक अर्थशास्त्रियों को मैं ब्याज निर्धारण में परंपरागत अर्थशास्त्रियों को, किन्स को और आधुनिक अर्थशास्त्रियों को, तीनों कल ही या परसों पढ़ा रहा था। तो कमेंट करके बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है। तो जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, एक क्रम से सारी क्लासेस को देखते रहिए, ठीक तरीके से वहाँ पे भी नोट्स मन करे तो मेंटेन किया करिए, अदरवाइज नोट्स दिया ही जा रहा है, टेस्ट दिया करिए, प्रीवियस ईयर को देखा करिए, करेंट किया करिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस किया करिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के ज़िंदगी में किसी को कुछ मिला नहीं है, और आप भी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में जिसने मेहनत किया है उसका हाथ कभी खाली भी नहीं रहा। तो अगर जो आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते मेहनत पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं। सी के अलावा और कोई नहीं है? सी के अलावा कोई नहीं है? सब सी बोल रहे हैं। सी क्यों बोल रहे हैं भाई? कि ब्याज निर्धारण करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्री किन कारकों पे विचार करते हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एक और बचत और निवेश तो दूसरी ओर तरलता वरीयता के साथ धनापूर्ति करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के जब ब्याज के सिद्धांत को मैं पढ़ाता हूँ तो सब विस्तार से इस बात को मैं बताया था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि यदि मुद्रा की पूर्ति 500 रुपए है और नामात्र आय 3000 है तो मुद्रा की गति क्या होगी? कोई कह रहा है कि सर जी करंट करवा दीजिए। अरे भाई करंट की मैं 5 क्लास लेकर के आऊंगा, करंट की 5 ऑब्जेक्टिव क्लास में लेकर के आऊंगा। आप मतलब अप्रोक्सीमेटली 2-2 घंटे की, मतलब 10 घंटे में पूरा कवर मैं करा दूंगा, परेशान ना होइएगा। 10 घंटे में मैं पूरा करंट करा दूंगा, ठीक है, परेशान ना होइए। देखिए टीचिंग एग्जाम की बात करें ना तो करंट यार, करंट ठीक है पूछ लेता है, लेकिन करंट आपकी सफलता को निर्धारित नहीं करेगा। ठीक है, खास करके अगर जो हम बात करें टीजीटी जैसे परीक्षाओं की या पीजीटी जैसे परीक्षाओं की, कभी काल देखने को मिलता है कि 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न हैं। ठीक है, कभी ज़्यादा, अब कहने का मतलब ये नहीं है कि इतने ही पूछेगा,
आपके एग्जाम में हो सकता है कि ज़्यादा पूछ दे, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे, परेशान ना होइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? सी क्यों बोल रहे हैं भाई? मुद्रा की गति क्या होती है? मुद्रा की गति का फॉर्मूला क्या होता है? तो मुद्रा की गति अर्थात मुद्रा की वेग v इज इक्वल टू क्या होता है? तो नॉमिनल इनकम अर्थात मनी सप्लाई। ठीक है, नॉमिनल इनकम अपॉन मनी सप्लाई। ठीक है, यही होता है ना। अब फार्मूले में डाल दीजिए। तो नॉमिनल इनकम कितना है? आय कितना है? आय जो है वो 3000 है, 3000 है। ठीक है, और मनी सप्लाई कितना है? मुद्रा की पूर्ति 500 है, 500 है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 बार। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए इस प्रश्न को अगर जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो पेपर में कोई क्लू ही नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किसे चलायमान मुद्रा या गरम धन कहा जाता है? गरम धन किसे कहा जाता है या चलायमान मुद्रा किसे कहा जाता है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलायमान मुद्रा या गरम धन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी गरम धन या चलायमान मुद्रा का मतलब तो ये होता है कि जिसके अंदर तीव्र पलायन की क्षमता हो। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाइए, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एफ आई आई, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेश। तो हार्ड मनी क्या होती है या गरम धन का मतलब क्या हो गया? तो एक जगह तो हम लोग पढ़ते हैं कि कठोर मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत ज्यादा होता है लेकिन इसकी पूर्ति बहुत कम होती है, अर्थात इसे बड़ी ही कठिनाई से पाया जाता है, उसे कठोर मुद्रा बोलते हैं। लेकिन ये अलग चीज है, ये चलायमान मुद्रा या गरम धन की बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यह सट्टेबाजी से जुड़ा एक अल्पकालीन फंड या पूंजी होता है। यह सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ एक अल्पकालीन फंड या पूंजी होता है जो एक देश से दूसरे देश में अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार का चक्कर लगाता है, अर्थात एक देश से दूसरे देश में ये जाता है। तो ये क्या उत्तर इसका हो जाएगा? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि FII अर्थात विदेशी संस्थागत निवेश, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यह सट्टेबाजी से जुड़ा एक अल्पकालीन फंड या पूंजी है जो एक देश से दूसरे देश या अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में चक्कर लगाती है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से अमेलित को बताइए, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? आज के सेशन को थोड़ा एक दो बार देखिएगा जरूर, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आपके पेपर में आते हैं ना तो आप कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आउट ऑफ सिलेबस कहीं पे नहीं कहीं से नहीं आता है, बशर्ते ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगी उतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत सारे लोग को लगता है कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे सारा काम खत्म हो जाएगा। यार इकोनॉमिक्स में इतने प्रश्न है, इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप पढ़ते रहिए। मतलब अगर जो इकोनॉमिक्स के मूल की बात करें ना तो इकोनॉमिक्स के मूल में भी कम से कम 7 से 8,000 क्वेश्चन बनते हैं, 8,000 कम से कम क्वेश्चन बनते हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो इजी सी बात है भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो होता है ये क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है, अर्थात स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सभी प्रकार के जो बैंक होते हैं उनका ये संरक्षक होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो डायरेक्ट जनता से लेन देन नहीं करता है। आप डायरेक्ट तो कभी कहे नहीं होंगे कि हमारा खाता आरबीआई में खुल गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम पैसा जमा करते हैं। आप तो स्टेट बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो जो केंद्रीय बैंक होता है ये जनता से डायरेक्ट लेन देन नहीं करता है, लेकिन ये सारी जो बैंकें होती हैं, व्यापारिक बैंकें और वाणिज्यिक बैंकें, ये जनता से डायरेक्ट लेन देन करती हैं। अगला, कि भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? खूबसूरत सा प्रश्न, मजेदार सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है। तो भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 16 मार्च 1949। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है कि नहीं तो बहुत सारे लोग गलत करेंगे। बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन हॉल में पता है ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे, उनको आरबीआई समझ में आ जाए, सॉरी हाँ उनको आरबीआई समझ में आ जाएगा। तो देखिए आरबीआई एक्ट अगर जो पूछे, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की बात करें, अर्थात अगर जो आरबीआई एक्ट की बात करें ना, तो आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है, अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। उसके बाद अगर जो हम बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 1949 में। अगला प्रश्न, और याद रखिएगा कि आरबीआई एक्ट कब आया था, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1934 में। आरबीआई की स्थापना इसी के तहत 1935 में होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हो जाता है, और बैंकिंग नियमन अधिनियम भी जो आता है वो 16 मार्च 1949 को ही आता है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के परंपरागत कार्यों में सम्मिलित नहीं है? आरबीआई का कौन सा परंपरागत कार्य इसमें नहीं है? क्या उत्तर आएगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक, ऑप्शन नंबर ठीक। सो आरबीआई के बहुत सारे कार्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कि ये साख पे नियंत्रण करता है। कितने माध्यम से? एक चयनात्मक, दूसरा गुणात्मक, या सॉरी एक परिणात्मक, दूसरा गुणात्मक। परिणात्मक के अंतर्गत क्या आता है? बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात आता है। गुणात्मक के अंतर्गत क्या आता है? साख निर्धारण, नैतिक मापदंड। ठीक है, सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न की अगर जो बात करें डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। समय बिल का मसौदा करना। सो निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के परंपरागत कार्यों में सम्मिलित नहीं है? तो समय बिल का सौदा तय करना, अब ये कार्य आरबीआई का नहीं रहा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, और ये क्या करता है? विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, क्रेडिट कार्ड का नियंत्रक होता है, मुद्रा नोटों का ये निर्गमन करता है, ये सारी चीजें करता है। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, कि नरसिम्हन समिति ने सिफारिश की थी कि देश की बैंकिंग संरचना किस तरीके की होनी चाहिए? खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए भाई। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी, सबको पता है कि नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहा था भाई कि संरचना कितनी पंक्ति में होनी चाहिए? ठीक है,
तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? तो नरसिम्हन समिति ने सिफारिश की थी कि देश की बैंकिंग संरचना में 3 पंक्ति या 3 टायर होना चाहिए। ठीक है, 3 पंक्ति होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये त्रिस्तरीय संरचना थी। ठीक है, तो इस त्रिस्तरीय संरचना में पहले स्तर पर बड़ी संस्था में स्थानीय व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, दूसरे स्तर पे राष्ट्रीय बैंक शामिल हैं जिनकी संख्या 8 से 10 है, और तीसरे स्तर पे वैश्विक स्तर पे मौजूद 3 बड़े बैंक शामिल हैं। तो 3 स्तर पे कौन कौन से हैं? तो पहले स्तर पे कौन है? पहले स्तर पे कौन है? स्थानीय व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। पहले स्तर पे स्थानीय व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरे पे कौन है? राष्ट्रीय बैंक, और तीसरे पे क्या है? वैश्विक स्तर पे बैंक। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बैंक शाख खुली हवा से नहीं बनती है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था भाई कि बैंक शाख खुली हवा से नहीं बनती है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इजी सी बात है। तो जितने लोग भी, अब ये देखिए ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अगर जो आप को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कैसे कर पाएंगे? स्टेटमेंट का ये प्रश्न है। और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं कृपया करके अभी आप कॉल या मैसेज नहीं करिए, अभी कुछ देर में आपने जहाँ पे एडमिशन लिया है उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए, अभी आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं। बी नहीं होगा सर, बी नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, बी वाले सब गलत हैं, सब तुक्का मार रहे हैं। क्राउथर साहब ने ये बात बोली थी। ठीक है, तो जितने लोग भी क्राउथर की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि बैंक शाख खुली हवा से नहीं बनती है। ये स्टेटमेंट किसका दिया था? क्राउथर का दिया था। तो क्राउथर ने क्या कहा था? कहा था कि देखिए भैया, शाख का जब सृजन होगा ना तो बैंक में जब जमा होगा तब बैंक शाख का सृजन कर सकती है, खुली हवा में शाख का सृजन थोड़ी हो सकता है। ये बात क्राउथर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कि भारत में मुद्रास्फीति कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच मिल जाएंगे, और अलग अलग बैच में एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार थियरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो जिंदगी में दोबारा कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। बशर्ते एक बार मेहनत करके कंप्लीट थियरी को पढ़ लीजिए, सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट आपको मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स भी दिया जा रहा है, आप नोट्स भी वहाँ पे एक तरफ पढ़ते रहिए, एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स पढ़िए, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, टेस्ट भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपनी गलती को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और आप अपना डायरेक्ट कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए या किसी भी इंक्वायरी या किसी भी समस्या के अगर जो आपको आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को जितने भी एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं ठीक तरीके से उसे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना। तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा और बैंक दर में वृद्धि करेगा। अब देखिए, बहुत लोग को नहीं पता होगा कि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई,
और महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक है मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाना। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो लोग अपने वस्तुओं की मांग को बढ़ा देंगे। लेकिन मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ति क्या सभी लोग बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मांग तो सभी लोग बढ़ा देंगे, लेकिन उत्पादन सभी लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और उसकी पूर्ति सीमित होती है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है। और जब महंगाई आ गई है तो इसी को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई है। अब इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मुद्रा की पूर्ति को कम करना पड़ेगा। तो मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई बेचेगा। सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई बेचेगा। तो जब प्रतिभूति आरबीआई बेचेगा तो मुद्रा का प्रवाह जनता से किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। बैंक दर में वृद्धि होगा तो आम व्यक्ति के ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाएगी। ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी तो जहां जो पैसा आप उपभोग पे व्यय कर रहे थे वो आप कर के रूप में दे देंगे, टैक्स के रूप में दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो मांग में भी कमी आएगी। मांग वो पूर्ति बराबर हो जाएगा तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। अगला, भारत में छोटे बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, कि भारत में छोटे बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी है भाई? तो क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं 100 करोड़, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में छोटे बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी है? तो वो है 100 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि हाइपर मुद्रास्फीति में वार्षिक मूल्य में वृद्धि किस दर से होती है? चलिए भाई, हाइपर मुद्रास्फीति मतलब उच्च मुद्रास्फीति। क्या उत्तर होगा? ठीक है, या जिसे अनियंत्रित मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है कि हाइपर मुद्रास्फीति में वार्षिक मूल्य में वृद्धि किस दर में होती है? तो क्या बोल रहे हैं सर? तो जैसा कि बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे 3 अंक से अधिक। ठीक है, 3 अंक से अधिक। अर्थात अगर जो आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 100% से अधिक हो रही है, अर्थात वस्तुओं की कीमतों में 100% से ज्यादा की वृद्धि हो रही है, तो इसे ही हाइपर मुद्रास्फीति बोलेंगे। जैसे मुद्रास्फीति को आसान भाषा में समझ लीजिए, मतलब ये एक वस्तु पे तो लागू होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 2023 में मान लीजिए कि कोई एक वस्तु एक्स थी, एक्स वस्तु 100 रुपए में मिल रही थी, लेकिन यही 2024 में यही वस्तु अगर जो आपको मान लीजिए कि 500 रुपए में मिलने लगे, 500 रुपए में मिलने लगे, तो आप क्या कहेंगे कि 400% की क्या हो गई कि 400% इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, अर्थात हाइपर मुद्रास्फीति आ गई। ठीक है, जैसे हम अमूमन ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2023 में जो वस्तु 100 रुपए में बिक रही है, वही वस्तु 2024 में मान लीजिए कि 106 रुपए में बिकने लगे, तो हम कहेंगे कि वस्तु की कीमतों में 6 रुपए की वृद्धि हुई है, अर्थात महंगाई में 6% की वृद्धि हुई है, अर्थात मुद्रास्फीति में कितने की वृद्धि हो गई है? 6% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर जो अर्थव्यवस्था में 100% से ज्यादा वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उसे हाइपर मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला, कि प्रत्येक बैंकों को ग्राहक अपनी जमा राशियों के लिए न्यूनतम आरक्षित को कहा जाता है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है।
ये तो बच्चों वाला प्रश्न है यार, नगद आरक्षित निधि अनुपात ही तो कहा जाता है ना, कई बार बताया। अगला, भारत में लघु वित्त का नियामक कौन है? क्या उत्तर होगा भाई? भारत में लघु वित्त, और रोज क्लास होती है समय से, सभी लोग 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, और रोज क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में यही सारे प्रश्न आपको हेल्प करने वाले हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों की मदद से आप सब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेहनत करिए, बिना मेहनत की जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे साथ वो समस्या है। कोई समस्या नहीं है, बस सबने, वो आप हो चाहे हम हो, सभी लोग, हम लोग अपने दिमाग में खुद ही क्या करते हैं, समस्या क्रिएट कर लेते हैं। अगर जो आप 24 घंटे में से 8 घंटे अपनी पढ़ाई पे नहीं दे पा रहे हैं, या 5 घंटे भी अपनी पढ़ाई पे नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप जिंदगी में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, आप जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और रोज आप 5 से 7 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे, या किस तरीके से आप रोजगार प्राप्त कर लेंगे? पढ़ना पड़ेगा, तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? और कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा। मैं बार बार आप लोगों से एक बात बोलता हूँ कि जिंदगी में एक तरफ बहुत कुछ पाने का प्रयास करिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ भी खो जाए उसका भय मत रखिए। ठीक है, एक तरफ आप बहुत कुछ पाने का प्रयास करिए, लेकिन कुछ भी खोने का टेंशन मत लीजिए कि ये खो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हमारी युवा वैसे भी ओवरथिंकिंग में शिकार है। भारत की युवा, और खास करके जब आदमी बेरोजगार रहेगा तो क्या करेगा, ज्यादा सोचेगा, ज्यादा सोचेगा तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर आएगा भाई? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगी। इजी सी बात होगी कि भारत में लघु वित्त का विनियामक कौन होता है? वो रिजर्व बैंक होता है। अगला, कि अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित में से बैंक ने परिवर्तन योजना शुरू की। ये परिवर्तन योजना कब शुरू किया गया? चलिए भाई बताइए। परिवर्तन योजना, ठीक है, तो परिवर्तन योजना की जो शुरुआत किया गया था वो एसबीआई के द्वारा किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ठीक है ना? तो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने परिवर्तन योजना की शुरुआत की? वो था भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, स्मार्ट मनी यह शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? चलिए ठीक है, मुझे भी जैसे इतने दिनों से आप लोगों की क्लास होती है ना, मैं भी आता हूँ, मैं भी रोज आप लोगों की क्लास लेता हूँ, आप लोगों को मैं भी देखता रहता हूँ, आपके कमेंट को मैं देखता हूँ, आपकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास करता हूँ, जो कि जरूरी भी है। शिक्षक वही बेहतर होता है जो केवल ये ना बताए कि भाई बस पढ़ लो हो जाएगा। शिक्षक वो होता है जो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाल सके, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके कि नहीं भैया पढ़ना है। इस गर्मी में बैठ के 2 घंटे अगर जो मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, हजारों क्लास में अर्थव्यवस्था की ले चुका हूँ, तो आपसे ये बात मैं कह सकता हूँ कि आप भी 1000 क्लास पढ़िए। ठीक है ना? आपसे ये बात मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, है ना? तो ये जरूरी होता है। अब आप अगर जो, मैं फिर एक ही बात को बार बार बोलता हूँ, मेहनत से पढ़ेंगे तो कोई सफलता से आपको रोक नहीं लेगा, बशर्ते 3 बातें ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा। बहुत बार प्रश्न लिखा कुछ और होता है, स्टूडेंट पढ़ कुछ और लेता है, उत्तर गलत करके चला जाता है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है।
धैर्य से पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, ए से लेके डी तक, क्योंकि अमूमन छात्र क्या करता है पता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, ऊपर की एक लाइन देखता है कि प्रश्नवा हम कभी जीवन में देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो इस पर सोचेंगे ही नहीं, वो अपना दिमाग ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है उस प्रश्न के लिए, कहता है हम सोच ही नहीं सकते। अरे भाई जिंदगी में इतना पढ़ा है, कुछ तो सोचिए, कुछ तो करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है, और आप लोगों का इतना साथ रहा है, आप लोग मतलब इतना अच्छे से क्लास को ज्वाइन करते हैं, 2-2 घंटे पढ़ते हैं, तो ही तो मैं पढ़ा पाता हूँ। इतने दिनों से क्लास चल रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आता हूँ, क्लास लेता हूँ, आप लोगों की भी मनोस्थिति को देखता हूँ, मज़ा आता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि स्मार्ट मुद्रा या स्मार्ट मनी क्या है, तो स्मार्ट मनी शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए उपयोग किया जाता है। क्रेडिट कार्ड स्मार्ट मुद्रा या एटीएम कार्ड भी स्मार्ट मुद्रा है, ठीक है। और सर्वप्रथम 1951 में न्यूयॉर्क में नेशनल बैंक ने पहला क्रेडिट कार्ड क्या किया था, पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया था। और भारत ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड 1981 में आंध्र प्रदेश में जारी किया था। 1981 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के मुताबिक, सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है ना, तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत प्रकार की भ्रांतियां आपके दिमाग में विद्यमान होती हैं। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को कर सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिए जाएंगे, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर तो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पाते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए। आपको इकोनॉमिक्स के सारे बैच मिल जाएंगे, जैसे यूपी में टीजीटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई का बैच आपको मिल जाएगा। बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए सभी बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।